कंडीशनल स्ट्रक्चर में कुछ कंडीशंस की बेस पर हमारी स्ट्रक्चर के अंदर जो स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनको रन किया जाता है। इससे पहले जो हमने सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर पढ़ा था, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर बेसिकली सीक्वेंस से निकला है और वो एक सीक्वेंस के साथ जैसे जैसे हमने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दी हुई होती हैं वैसे वैसे वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर दी जाती हैं। कंपाइलर पहली स्टेटमेंट को रन करता है, फिर उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट पे जंप करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर उसके बाद तीसरी पे करता है, फिर चौथी पे। तो जिस ऑर्डर के थ्रू हमने वो स्टेटमेंट्स लिखी हुई होती हैं उसी ऑर्डर के तहत वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट भी होती हैं। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसको सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। ये जो पिछला चैप्टर जो हमने इनपुट और आउटपुट का जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो बेसिकली सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर था कि पहली स्टेटमेंट अगर मैंने सी आउट की दे दी है तो पहले वो एग्जीक्यूट हो गई, फिर मैंने सी इन की दे दी है तो फिर वो एग्जीक्यूट हो गई। तो जैसे जैसे हम स्टेटमेंट्स देते जाते हैं वैसे वैसे उसी ऑर्डर के तहत वो एग्जीक्यूट भी होती जाती हैं। जो हमारा आज का स्ट्रक्चर है ये कंडीशनल स्ट्रक्चर है। इसमें इस तरह से नहीं होगा। हम उसको एक कंडीशन देंगे और उस कंडीशन पर बेस करता है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो फिर कौन सी स्टेटमेंट्स चलनी है और अगर फॉल्स होती है तो फिर कौन सी स्टेटमेंट्स चलनी है। यानी अब जो हमारा स्ट्रक्चर कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा वो कंडीशन की बेस पर एग्जीक्यूट करेगा। तो ये सारा जो चैप्टर है ये कंट्रोल स्ट्रक्चर भी इसको कहा जाता है या इसको कंडीशनल स्ट्रक्चर का नाम भी दिया जाता है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कहता है कि स्टेटमेंट यूज्ड टू कंट्रोल अ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले भी बताई। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है मैंने आपको बता दिया। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है कि जिस सीक्वेंस के साथ हमने स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं उसी सीक्वेंस के साथ वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट की जाती हैं। जबकि जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर में इस तरह से नहीं होता। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में सेट ऑफ स्टेटमेंट्स तब एग्जीक्यूट होती हैं जब हमारी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो इस स्टेटमेंट के अंदर हमने इफ एल्स और जो स्विच स्टेटमेंट्स हैं इनको हमने पढ़ना है। मिसाल के तौर पे जैसे वो कहता है कि हम स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट करते हैं और हम एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं स्क्रीन पे कि वो पास है या फेल है। तो पास का मैसेज तब जो डिस्प्ले होगा जब स्टूडेंट के मार्क्स 40 से ज़्यादा होंगे या 40 के इक्वल होंगे, और फेल का मैसेज तब डिस्प्ले किया जाएगा जब उसके मार्क्स 40 से लेस देन होंगे। अब इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि अगर तो हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट चल जाए, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाली स्टेटमेंट चल जाए। तो ये इस तरह से ये कंडीशनल जो स्ट्रक्चर है इसमें कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर हमारी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो वो स्ट्रक्चर जिसमें कंडीशंस आ जाती हैं उसको कंडीशनल या सिलेक्शन स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। फिर इससे जो नेक्स्ट चैप्टर हमने पढ़ना है वो रेपिटेशन का चैप्टर है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हम अपनी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मेरी ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं इनको 10 दफ़ा रिपीट किया जाए, इनको 50 दफ़ा रिपीट किया जाए, इनको 100 दफ़ा रिपीट किया जाए। मिसाल के तौर पे मैंने इनपुट लेनी है स्टूडेंट्स का डेटा जो वो एंटर करने के लिए मैं कहता हूँ 100 स्टूडेंट्स का डेटा मैंने एंटर करना है।
तो 100 टाइम जो उसकी इनपुट लेनी है मैं वो रेपिटेशन स्ट्रक्चर में ले सकता हूँ। फिर इसी तरह से मैं कहता हूँ कि अगर मैंने कोई सीरीज ऑफ नंबर्स को जनरेट करना है तो मेरी प्रीवियस वैल्यू के अंदर 2 को ऐड कर दिया जाए, तो हर प्रीवियस वैल्यू के अंदर 2 ऐड कर दिया जाएगा और मैं कहता हूँ 100 टाइम जो वो ऐड कर दिया जाए। तो ये 2, 4, 6, 8 इस तरह से इस सीक्वेंस के साथ जो एक नंबर्स जनरेट हो जाए। यहाँ आप कहते हैं कि आपका नाम 10 दफ़ा जो स्क्रीन पे प्रिंट आउट हो, तो आप एक ही स्टेटमेंट लिखेंगे सी आउट की, लेकिन उस पर रेपिटेटिव स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे और उसमें कंडीशन आप देंगे उसको कि ये 10 दफ़ा तुमने रिपीट करना है, तो वो 10 दफ़ा रिपीट हो जाए। तो इस तरह से इसको रेपिटेटिव स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है, इसको आइटरेटिव स्ट्रक्चर का नाम भी देते हैं या इसको लूपिंग स्ट्रक्चर का नाम भी देते हैं। और इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के हमने लूप्स पढ़ने हैं, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है और फॉर लूप है। जो स्टूडेंट्स पहले सी लैंग्वेज पढ़ चुके हैं उन्होंने इफ स्टेटमेंट भी पढ़ी हुई है, उन्होंने स्विच स्टेटमेंट भी पढ़ी हुई है, उन्होंने वाइल, डू वाइल, फॉर लूप भी पढ़ा हुआ है, लेकिन हम इसको वैसे ही स्टार्ट करेंगे लाइक जैसे आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो ये देखें, ये लूपिंग स्ट्रक्चर है कि कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट रन हो और जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना बंद कर दिया जाए। बहरहाल चौथा जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शन कॉल का होता है। फंक्शन कॉल में ये होता है कि हम एक फंक्शन जो वो लिखते हैं कोई स्पेसिफिक जो वर्किंग परफॉर्म करने के लिए, और उस फंक्शन को हम अपनी स्टेटमेंट्स में कॉल करते हैं। तो क्या होता है कि जब वो फंक्शन कॉल होता है तो कंट्रोल टेम्परेरी इस फंक्शन में चला जाता है और इसकी जाके स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है, और आखिरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल दोबारा यहाँ पर वापस आ जाता है और फिर जो रूटीन की स्टेटमेंट्स है उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। तो इसको फंक्शन कॉल का नाम दिया जाता है। बहरहाल ये तो थे कि स्ट्रक्चर किस तरह के होते हैं। हमारा जो आज का फोकस है वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर पर फोकस है। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर के लिए वो कहता है कि ज़रूरी है कि आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स का पता हो या कंडीशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं उनका आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये वो ऑपरेटर्स हैं जो कि हमारी कंडीशन के अंदर यूज होते हैं, और इन ऑपरेटर्स का जो रिजल्ट है वो हमेशा हमें ट्रू या फॉल्स की सूरत में मिलता है। लाइक जैसे ये ग्रेटर देन का जो ऑपरेटर है, अगर फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से ग्रेटर होगी तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह से ये लेस देन का साइन जो है, ये फर्स्ट वैल्यू अगर सेकंड वैल्यू से लेस होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये हमेशा आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। ये इक्वल का ऑपरेटर है, तो इक्वल अगर दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, कि अगर फर्स्ट वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल हो या उससे ग्रेटर हो, तो दोनों सूरतों में ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर लेस देन और इक्वल टू, कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से लेस है या उसके इक्वल है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर नॉट इक्वल टू कहा जाता है कि अगर पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल नहीं है तो फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस तरह से ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ये हमारे एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। रिलेशनल, अब आपने अर्थमेटिक एक्सप्रेशन पढ़ा था
अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है कि जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन था ये वो एक्सप्रेशन था जिसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इस्तेमाल हुए थे। अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास कौन से थे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस। अब ये रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या है कि रिलेशनल एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन है जो कि जिसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल होंगे, यानी ये जो लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये वाले ऑपरेटर्स जिन रिलेशंस के अंदर इस्तेमाल होंगे उनको रिलेशनल ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा। एग्जाम्पल्स यहां पर देखें, उसने दी हुई है आपको कि 100 ग्रेटर देन 15 है, तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि एग्जैक्टली 100 जो है वो 15 से ज़्यादा है। 100 की जो वैल्यू है वो 15 से ज़्यादा है ना, इसलिए ये एक्सप्रेशन आपको ट्रू रिटर्न करेगा। 25 लेस देन 5 ये गलत है। 25 जो वो 5 से छोटा नहीं होता, तो इसका मतलब है कि हम इस अगर एक्सप्रेशन को पढ़ा जाए तो 25 लेस देन 5, तो ये एक्सप्रेशन फॉल्स है, इसलिए ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। 30 लेस देन आर इक्वल टू 12 ये भी फॉल्स है क्योंकि 30 जो है वो 12 से ना लेस है ना उसके इक्वल है। 40 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20 40 ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि 40 20 से ग्रेटर है या उसके इक्वल है, तो इक्वल तो नहीं है लेकिन ग्रेटर तो है। तो जब और का जो ऑपरेटर होता है वो बेसिकली उसको इस तरह से पढ़ते हैं कि 40 या तो 20 से बड़ा हो या फिर 20 के बराबर हो। तो अब या का जो हमारे पास होता है ना, और ये जो ऑपरेटर है उसमें एक कंडीशन को देखा जाता है कि या तो 40 इससे बड़ा हो जाए या फिर इसके बराबर हो जाए। दोनों में से कोई अगर एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाए तो इसका जवाब हमें ट्रू में मिलता है। तो अब 40 जो 20 के बराबर तो नहीं है लेकिन 40 20 से बड़ा तो है ना, तो इसलिए ये क्या रिटर्न करेगा? आपको ट्रू रिटर्न करेगा। फिर नॉट ए ग्रेटर देन बी, कि ए बी से ग्रेटर नहीं है, ये नॉट का साइन है, ये जो नॉट लिखा हुआ है, नॉट ए ग्रेटर देन बी। असल में यहां पर कंपैरिजन किया जा रहा है, जो ए का आस्की कोड है बी के आस्की कोड से कंपेयर किया जा रहा है। आपको पता है जो कैपिटल ए है इसका आस्की कोड क्या होता है? 65, और जो कैपिटल बी है इसका कोड होता है 66। अब 65 नॉट 65 ग्रेटर देन 66, तो वही बात हो गई ना कि 65 जो 66 से ग्रेटर नहीं है, इसीलिए आपको ट्रू रिटर्न करेगा। जब भी हम लेटर्स का कंपैरिजन करेंगे तो एक्चुअली उन लेटर्स की कंपैरिजन में उनका जो आस्की कोड है उसको कंपेयर किया जाएगा। फिर 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, कि 0 से ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना। तो मैंने आपको कहा कि और की सूरत में दोनों में से कोई एक कंडीशन जो हो अगर ट्रू हो जाए तो आपको ट्रू रिटर्न कर दिया जाता है। 0 लेस देन और इक्वल टू 0, तो लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है। 1 नॉट इक्वल टू 2, ये भी ट्रू है बिल्कुल, एक जो वो 2 के बराबर नहीं होता। 5 नॉट इक्वल टू 5, तो ये गलत है, 5 के इक्वल होता है। तो ये कुछ एक्सप्रेशन की उसने यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई थी। आपको समझाना ये चाहता है कि हमने एक्सप्रेशन जो रिलेशनल एक्सप्रेशन है इसकी बेस पर हमारी अब स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी जो एक्सप्रेशन हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर मेंशन करेंगे। अब सबसे पहले जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट, इफ बेसिकली कीवर्ड है जो कि C++ लैंग्वेज के अंदर यूज होता है। इफ स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है और ये एक सिंपलेस्ट
फॉर्म है सिलेक्शन स्ट्रक्चर की। इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट और स्किप द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बाय चेकिंग अ कंडीशन। यानी इसके अंदर हम जो कंडीशन देंगे डिपेंड करता है कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स चलेंगी और अगर फॉल्स है तो फिर स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगे। यही चीज जो यहां पर लिखी हुई है कि ट्रू होने की सूरत में सिर्फ स्टेटमेंट्स चलनी है, फॉल्स होने की सूरत में स्टेटमेंट्स नहीं चलनी। तरीकेकार इसका क्या है, आपने लिखना है इफ और आगे पैरेंथेसिस में आपने कंडीशन मेंशन करनी है और इस कंडीशन के आगे आपने सेमीकोलन नहीं लगाना। अगर एक स्टेटमेंट है तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां पर कंडीशन लिखने के बाद अपनी स्टेटमेंट मेंशन कर सकते हैं। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो इस कंडीशन के साथ अटैच है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। अगर हमारे पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये सारी स्टेटमेंट्स चलें, तो फिर मुझे ये कर्ली ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। अगर मैं ये कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाता तो सिर्फ एक स्टेटमेंट चलेगी इस कंडीशन के साथ, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है। बाकी स्टेटमेंट्स हर हाल में चलनी ही चलनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर ये सारी स्टेटमेंट्स इस कंडीशन के साथ आप मेंशन करना चाहते हैं तो फिर आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। अगर नहीं लगाते तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट को इस कंडीशन के साथ अटैच किया जाएगा, बाकी स्टेटमेंट्स को वो ये समझेगा कि ये इस कंडीशन के साथ अटैच नहीं है। तो इसलिए ये सारी ब्लॉक को अगर आप इस कंडीशन के साथ अटैच करना चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये सारा ब्लॉक चले, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये सारा ब्लॉक ना चले, तो फिर आपने ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाने। अब ये इसका फ्लो चार्ट उसने आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट्स चलेंगी, स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चलेंगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगी, बल्कि ये कंट्रोल यहां से नीचे आ जाए। लिमिटेशन ऑफ सिंपल इफ स्टेटमेंट, लिमिट जनाब इसकी ये है कि अगर तो कंडीशन ट्रू है तो फिर ही हमारी स्टेटमेंट चलेगी, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर वो हमारी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगे। ये इसकी लिमिटेशंस हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ये हमारे पास पहला प्रोग्राम है जिसमें ये लिखा हुआ है कि प्रोग्राम जो वो पास डिस्प्ले करेगा अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 या उससे ज्यादा होंगे। It should display the fail if the student get less than 40. Simple if statement cannot be used to handle this situation. कि जो if statement है उसमें हम सिर्फ एक कंडीशन जो मेंशन कर सकते हैं, हम दूसरी कंडीशन मेंशन नहीं कर सकते। ये if की लिमिटेशंस हैं। यानी if सिर्फ और सिर्फ कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में जो हमारी स्टेटमेंट्स को रन करती है, फॉल्स होने की सूरत में स्टेटमेंट्स रन नहीं होती। इस एग्जांपल से आपको पता चल जाता है। ये देखें, इंटीजर मार्क्स के नाम का एक वेरिएबल लिया गया और फिर सी आउट के अंदर क्या लिखा गया, एंटर योर मार्क्स। आपको ये लाइन लिखी हुई नजर आएगी। फिर उसके बाद सी इन में आपने मार्क्स इनपुट करने हैं, तो यहां पर आपने मार्क्स लिखे हैं 50 ओनली आपने यहां पर लिखे। अब यहां पर देखें, इफ स्टेटमेंट लगाइए, इफ मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40, सी आउट में लिखा गया कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। अब हमने मार्क्स एंटर किए हैं 50, तो 50 ग्रेटर देन है 40 से। इसका मतलब है कि ये कंडीशन क्या होती है, ये ट्रू होती है, तो आपको ये लाइन लिखी हुई मिल जाएगी यहाँ पर, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। ये देखिए, ये आपको लाइन लिखी हुई मिल गई। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 30 एंटर किया
तो 30 एंटर करने के बाद क्या होगा कि 30 जो है वो 40 से ग्रेटर नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। सो ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिखी हुई नज़र नहीं आएगी और प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। यानी हम सिर्फ और सिर्फ ट्रू होने की सूरत में ये कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होती है, फॉल्स होने की सूरत में ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। हमें यहाँ पर अगेन मेंशन करना पड़ेगा, एक और इफ लगाना पड़ेगा कि इफ मार्क्स लेस देन आर इक्वल टू 40, फिर लिखना पड़ेगा सी आउट में कि यू हैव फेल्ड। तो जो इफ स्टेटमेंट है उसकी लिमिटेशंस यही हैं कि सिर्फ कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में ये हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट होती हैं, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होती। अगली एक और एग्जांपल है, उसमें आप देख लें। वो कहता है कि आपने 2 नंबर्स एंटर करने हैं और बताना है कि ये इक्वल है। अब देखें 2 इनपुट हमने परफॉर्म किया है, इंटीजर ए और इंटीजर बी। तो पहले सी आउट में लिखा है एंटर अ नंबर और सी इन में हमने ए जो वो एंटर कर दिया, फिर एंटर अ नंबर, फिर बी हमने एंटर कर दिया। इफ ए इज इक्वल टू बी, कि अगर ए बी के इक्वल है तो फिर क्या हमें जो वो डिस्प्ले किया जाए, बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो ये तब जो वो हमें डिस्प्ले किया जाएगा जब दोनों नंबर्स इक्वल होंगे। अगर ये दोनों नंबर्स इक्वल नहीं होते तो हमें ये स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि जो इफ स्टेटमेंट है, सिंपल जो इफ स्टेटमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ कंडीशन की ट्रू होने की सूरत में हमारी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को चलाती है, जबकि फॉल्स होने की सूरत में ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करती। इससे आगे एक और एग्जांपल है, इसे भी आप देखें। वो कहते हैं राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट 2 नंबर्स एंड फाइंड द सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, कि सेकंड नंबर जो है वो दूसरे नंबर का स्क्वायर है कि नहीं। लाइक जैसे आपने 5 एंटर किया और सेकंड नंबर आपने 25 एंटर किया, तो जो 25 है वो एक्चुअली 5 का स्क्वायर है। यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 अगर आप करते हैं तो आपको जवाब 25 मिल जाता है। तो देखें ए और बी 2 वेरिएबल्स लिए गए, एंटर नंबर, आपने नंबर इनपुट किया, दोनों नंबर्स इनपुट हो गए ए और बी के अंदर। इफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए इक्वल्स टू बी, कि अगर ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट है वो बी के इक्वल आता है, तो फिर ये डिस्प्ले करो कि सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। अदरवाइज हो, अब अगर तो हमने यहाँ पर 5 और 25 एंटर किया, या मैंने 3 और यहाँ पर 9 एंटर कर दिया, या 2 और यहाँ पर 4 एंटर कर दिया, तो फिर तो हमें ये मैसेज मिलेगा कि सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। लेकिन अगर इस तरह की कोई सूरत हाल मैं अगर नहीं करता हूँ, फिर मुझे ये मैसेज नहीं मिलेगा, क्योंकि इफ स्टेटमेंट ने तभी इसको एग्जीक्यूट करना है जब कंडीशन ट्रू होनी है। फॉल्स होने की सूरत में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। इससे नेक्स्ट अगेन एक और जो स्टेटमेंट है, उसमें वो क्या कहता है, वो कहता है कि आपने 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट करने हैं, और अगर तो उसकी एवरेज जो वो 80 से ग्रेटर होती है, तो फिर जो वो आपको मैसेज दे कि आपको जो एडमिशन है वो ग्रांट कर दिया गया है। अदरवाइज जो वो आपको कोई मैसेज जो नहीं मिलना चाहिए। तो देखें 3 सब्जेक्ट्स हैं, आपने 3 सब्जेक्ट्स में इनपुट किया है और फिर इन तीनों को आपने जमा किया है। जमा करने के बाद आपने 3 पे तकसीम कर दिया उसको, और तकसीम करने के बाद हमने इफ स्टेटमेंट यहाँ पर लगी है कि इफ एवरेज ग्रेटर देन 80, देन वो कहता है क्या हमें मैसेज मिले। यहाँ पर देखें अब 2 स्टेटमेंट्स हैं, तो ये करली ब्रैकेट्स लगाई गई हैं। अभी पिछली जितनी भी एग्जांपल्स थी सब में हमने करली ब्रैकेट नहीं लगाई थी, क्योंकि एक स्टेटमेंट थी। अब चूंकि हम 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने इफ के साथ ही ये करली ब्रैकेट भी लगा दी।
अब अगर तो एवरेज 80 से ग्रेटर आएगी तो फिर वो ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, यू आर अबव स्टैंडर्ड, और नेक्स्ट लाइन में लिखा जाएगा कि एडमिशन ग्रांटेड। देखें जो आपने यहां पर इनपुट की है 90, 80, 80, तो अब इसकी जो एवरेज है वो 80 से अबव आई है, इसलिए उसने आपको ये दो लाइनें आउटपुट स्टेटमेंट में शो की हैं। अगर यहां पर बिलो 80 हम मार्क्स एंटर करते तो हमें ये दोनों लाइनें लिखी हुई नजर नहीं आनी थी। उससे अगली आगे जो हमारे पास प्रोग्राम है उसको देख लेंगे। वो कहता है कि आप एक प्रोग्राम लिखें जिसमें आपने 3 नंबर्स एंटर करने हैं और वो डिस्प्ले करे कि ये मैक्सिमम नंबर है या ये मिनिमम नंबर है। मिनिमम नंबर तो बहरहाल नहीं है, यही आपने डिस्प्ले करना है कि जो 3 नंबर्स एंटर किए गए हैं इनमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो अब ये देखें, ये ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बना हुआ है। आपने 3 नंबर्स एंटर करने और चौथा नंबर जो है वो हमने जो वेरिएबल यहाँ पर लिया वो मैक्स के नाम से वेरिएबल लिया। पहला नंबर इनपुट किया, फिर दूसरा नंबर इनपुट किया, फिर तीसरा नंबर इनपुट किया। इनपुट करने के बाद हमने पहले नंबर को मैक्स के इक्वल कर दिया कि जो पहला नंबर है फर्ज कर लें कि वो ही मैक्सिमम नंबर है। अब उस नंबर को हमने दूसरे नंबर के साथ कंपेयर किया है कि इफ b इज ग्रेटर देन मैक्स, यानी अगर दूसरा नंबर जो है वो मैक्स की वैल्यू से बड़ा है तो क्या किया जाए कि मैक्स इक्वल टू बी, मैक्स के अंदर वही वाला नंबर स्टोर कर दिया जाए। और फिर अगेन हमने मैक्स के साथ सेकंड थर्ड नंबर को जो वो कंपेयर किया है कि अगर c की वैल्यू जो वो मैक्स से बड़ी है तो फिर मैक्स के अंदर c की वैल्यू स्टोर कर दी जाए। यानी हर नंबर के साथ हमने कंपेयर किया और कंपैरिजन करने के बाद हमने ये देखा कि अगर वो नंबर उससे बड़ा है तो वो नंबर मैक्स के अंदर स्टोर कर दो। अब मिसाल के तौर पे आप यूं देख लें कि आपने जो इनपुट की, आपने a के अंदर वैल्यू इनपुट की है 20, b के अंदर जो वो इनपुट की है 30 और c के अंदर आपने एंटर किया है 12। अब देखिए यहां पर क्या होना है, ये तीनों इनपुट आपने कर दी a, b और c के अंदर, और यहां पर क्या होना है कि मैक्स किसके बराबर है, a के बराबर है। इसका मतलब है कि a की वैल्यू क्या है 20 है, तो मैक्स किसके बराबर हो जाएगा 20 के बराबर हो जाएगा। फिर हमने यहां पर कंपेयर किया कि इफ b ग्रेटर देन मैक्स, कि अगर b की वैल्यू मैक्स से ग्रेटर है। अब देखें b के अंदर वैल्यू है 30, 30 ग्रेटर देन 20, मैक्स के अंदर है 20, तो 30 ग्रेटर देन 20, तो इसका मतलब है ये कंडीशन ट्रू है। यानी ये कुछ इस तरह से कंडीशन बनेगी कि 30 ग्रेटर देन 20, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। तो ट्रू रिटर्न होना है तो इसका मतलब है मैक्स के अंदर ये स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट की जाएगी क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। तो फिर उसने क्या करना है, मैक्स इक्वल टू बी, तो इसका मतलब है कि मैक्स के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, b के अंदर 30 है तो मैक्स के अंदर 30 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अगली स्टेटमेंट है कि इफ c इज ग्रेटर देन मैक्स, अब c में क्या है 12 है, यानी 12 ग्रेटर देन मैक्स के अंदर क्या है 30 है। क्या 12 जो है वो 30 से ग्रेटर है, तो ये कंडीशन आपको क्या देती है, फॉल्स देती है। इसका मतलब है कि ये जो मैक्स इक्वल टू सी है ये स्टेटमेंट स्किप कर दी जाएगी, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। यानी मैक्स के अंदर 30 ही स्टोर रहेगा और ये मैक्स इक्वल टू सी ये वाली स्टेटमेंट को कंपाइलर इग्नोर कर देगा, क्योंकि ये तब एग्जीक्यूट होनी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। जैसे देखें ये कंडीशन ट्रू हुई थी
तो मैक्स इक्वल टू बी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई थी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये जो मैक्स इक्वल टू सी की कंडीशन है वो एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी और इस स्टेटमेंट को स्किप कर दिया जाएगा। और अगली जो स्टेटमेंट है फिर वहां पर कंट्रोल आ जाएगा द मैक्सिमम नंबर इज, और आगे मैक्स को जो हो यहां पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो यही देखें, उसने यही कहा द मैक्सिमम नंबर इज 30, तो मैक्स के अंदर 30 स्टोर था, तो 30 जो हो यहां पर डिस्प्ले कर दिया गया। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने बनाया है जिसमें इफ स्टेटमेंट को यूज किया है। ये जो मैंने पहला प्रोग्राम आपको करवाया था वही एग्जांपल मैंने यहां पर लिखी है। क्योंकि यहां पर ये एक स्टेटमेंट है इसलिए मैंने यहां पर करली ब्रैकेट्स नहीं लगाई। अगर यहां पर मैं चाहता कि दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हों तो फिर मुझे यहां पर करली ब्रैकेट्स लगानी चाहिए थी। मिसाल के तौर पे जैसे मैं ये कहता हूं कि कांग्रेचुलेशंस के बाद एक लाइन भी लगी हुई है, तो फिर मैं यहां पर इस तरह करके एक लाइन भी लगी हुई है, फिर मुझे यहां पर ब्रैकेट्स लगानी है। अदरवाइज अगर ये एक स्टेटमेंट होगी तो फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखें जरा, इसको हम रन करके देखते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है एंटर मार्क्स। मैं अगर यहां पर 40 मार्क्स एंटर करता हूं तो मुझे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हुई नजर आएगी। ये देखें ये दोनों स्टेटमेंट्स। अदरवाइज मुझे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होनी थी। दोबारा से मैं अपना ये प्रोग्राम रन करता हूं। यहां पर देखिए मैं 30 लिखता हूं। अब चूंकि कंडीशन फॉल्स है तो इसलिए यहां पर क्या होगा, मुझे वो कांग्रेचुलेशन का जो मैसेज था ना वो नहीं मिला। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट चलेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये स्टेटमेंट्स नहीं चलनी है। समझ आई अब आपको कि इफ स्टेटमेंट बेसिकली इफ की लिमिटेशंस क्या है, कि ये सिर्फ और सिर्फ तब हमारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करती है जब कंडीशन ट्रू होती है, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी स्किप कर दी जाएंगी, उनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। जी समझ आ गई। अगर मैं यहां पर ये ब्रैकेट्स छोड़ देता हूं, मैं ये नहीं लगाता हूं, तो फिर क्या होगा, फिर उस कंडीशन में क्या होना है। सिर्फ ये एक जो लाइन, ये जो मैंने यहां पर जो है मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ ये वाली लाइन जो है ये इसके साथ एसोसिएटेड है। अब ये वाली लाइन जो है ये इसके साथ एसोसिएट नहीं है क्योंकि मैंने करली ब्रैकेट्स हटा दिए। बगैर करली ब्रैकेट्स के जो आपने इफ के फौरन बाद जो आपने मैसेज लिखा है सिर्फ वो जो यहां पर डिस्प्ले होना है। बकिया ये वाला जो मैसेज है अब ये इसके साथ अटैच नहीं है। ये यूं ही समझ लें कि ये जैसे ये सेपरेट है। कंडीशन ट्रू हो या ना ट्रू हो, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये चलनी ही चलनी है। मिसाल के तौर पे मैं यहां पर लिख देता हूं एंड ऑफ प्रोग्राम। मैं अगेन इसको रन करता हूं। जी आउटपुट विंडो नजर आ रही है आपको? जी सर आ रही है। अच्छा देखिए मैंने यहां पर लिखा है 30। इसका मतलब है कि ये जो कांग्रेचुलेशन का मैसेज है ये मुझे नजर नहीं आएगा, लेकिन ये जरूर नजर आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि
जो हमने मार्क्स इनपुट किए हैं वो हमने 30 एंटर किया है और 30 जो वो 40 से लेस है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। उसने जो फॉल्स चूंकि कंडीशन हो गई तो ये जो इसकी स्टेटमेंट थी उसको उसने स्किप कर दिया, इसको छोड़ दिया। और दूसरी जो स्टेटमेंट थी, मैंने आपको बताया ना कि हमने यहाँ कर्ली ब्रैकेट को यूज नहीं किया। हमने अगर कर्ली ब्रैकेट को यूज करते और हम उसको बताते कि ये दोनों स्टेटमेंट्स इस कंडीशन के साथ हैं, तो फिर ये जो एंड ऑफ प्रोग्राम की लाइन है ये भी आपको यहां पर नजर नहीं आनी थी। तो ब्लॉक बेसिकली बनाने का मकसद ये होता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये इसके साथ कंडीशन के साथ एग्जीक्यूट हो, फिर आप ये ब्लॉक जो हो लगाते हैं। अब देखें, अगेन मैं इसको रन करता हूं तो मैं अगर 30 यहां लिखता हूं तो मुझे वो दोनों लाइनें यहां पर नहीं नजर आई। उसकी वजह यही थी कि 30 जो वो 40 से बिलो है, कंडीशन फॉल्स होगी, लिहाजा ये दोनों लाइनों को स्किप कर दिया। अगर मैं यहां पर 40 के इक्वल जो वो वैल्यू एंटर करता हूं या उससे ग्रेटर, तो ये दोनों लाइनें जो वो एग्जीक्यूट होती हैं। तो इसलिए ये आपको ध्यान से जो यहां पर लिखना है कि आया कि आप ये ब्लॉक्स जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये आप लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते। अगर आप लगाएंगे तो फिर वो पूरे को पूरा ब्लॉक इस कंडीशन के साथ एसोसिएट होगा। अगर आप ये कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं तो फिर सिर्फ जो पहली स्टेटमेंट है सिर्फ वो इफ स्टेटमेंट के साथ लिंक होगी, और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन जो वो फॉल्स होती है तो फिर वो स्टेटमेंट स्किप कर दी जाएगी और जो अगली स्टेटमेंट है वो हर हाल में एग्जीक्यूट होनी ही होनी। जी स्टूडेंट्स, आपको इफ स्टेटमेंट का क्लियर हो गया कि ये किस तरह से वर्किंग करती है और किस तरह से जो वो हम इसके अंदर जो वो इसको यूज़ करते हैं। इस प्रोग्राम में देखें ना, ये हमारे पास जो इफ स्टेटमेंट है वो तभी जब कंडीशन ट्रू हो तभी जो वो ये मैसेज मिलेगा। अगर इसका मतलब है कि 30 है तो फिर ये हमें फेल का मैसेज तो नहीं देगा। तो फिर ये जो इफ स्टेटमेंट है इसका जो इफ एल्स जो पार्ट है ना, फिर हम उसको जो वर्किंग में लाते हैं। अभी वो किस तरह से होगा, आपने यहां पर लिखना है एल्स। मैं आपको एग्जांपल पहले करवा देता हूं, उसके बाद थ्योरेटिकली आपको जाके समझा देता हूं। ठीक है जी, मैंने कहा कि ये मैसेज, अब ये देखें कि अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ये ब्लॉक चलेगा। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ना, इसको इफ एल्स स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। इफ एल्स स्ट्रक्चर की जो खसूसियत है वो ये है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो फिर भी एग्जीक्यूट करता है हमारी स्टेटमेंट को, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो भी एग्जीक्यूट करता है हमारी स्टेटमेंट्स को। यानी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर इफ के फौरी बाद जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, और ये वाला जो ब्लॉक है इसको स्किप कर दिया जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और इसको स्किप कर दिया जाता है। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि हमें क्या ट्रू और फॉल्स दोनों सूरतों में अपना रिजल्ट लेना है, तो फिर हम इफ एल्स को यूज कर लेते हैं। अगर हम ये देखते हैं कि हमें सिर्फ इफ कंडीशन के ट्रू होने पर रिजल्ट लेना है तो फिर हम इफ स्टेटमेंट को ही यूज कर लेते हैं, फिर हम एल्स को यूज नहीं करते। अब देखिए, मैं इसको रन करता हूं और रन करने के बाद आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। मार्क्स मैंने एंटर किए जी 60।
और उसने क्या मैसेज दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, और एंड ऑफ प्रोग्राम तो हर हाल में उसने चलाना ही चलाना है। देखें उसने इस लाइन को क्या कर दिया, स्किप कर दिया। अब मैं यहां पर देता हूं 30, तो उसने क्या किया है, यू हैव फेल्ड, तो उसने ये जो कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज था इसको स्किप कर दिया और किसको चला दिया, ये फेल वाले को चला दिया। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक चलेगा, अगर ट्रू नहीं होगी, अगर फॉल्स होगी तो फिर ये एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। जी स्टूडेंट्स, अब मुझे बताएं कि आपको इफ और इफ एल्स में डिफरेंस का पता चल गया। अच्छा जी, यहां पर ये देखें, ये एक और उसने इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम बनाया हुआ है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। डिस्प्ले क्या करना चाहिए कि जो नंबर आपने इनपुट किया वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या वो जीरो है। तो देखें आप नंबर को कंपेयर करें जीरो के साथ, अगर n की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है तो वो नंबर पॉजिटिव है, अगर n की वैल्यू जीरो से लेस है तो वो नंबर नेगेटिव है, अगर n की वैल्यू जीरो के बराबर है तो वो नंबर जीरो है। तो ये सिंपल सी जो वो कंडीशंस हैं, आप इनको जो वो ट्राई कीजिएगा। ये मिनिमम नंबर को जो फाइंड आउट करने का प्रोग्राम बनाया गया है, जिस तरह से मैक्सिमम नंबर का था। ये है जी हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट वो कहता है दोनों ब्लॉक्स होते हैं, अगर कंडीशन ट्रू हो तो फिर इफ का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो जो एल्स का ब्लॉक है फिर वो एग्जीक्यूट होता है। तो ऐसे ही अगर हमारी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं तो फिर आप कर्ली ब्रैकेट्स को यूज कर सकते हैं। ये इसका उसने स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिखाया है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये स्टेटमेंट्स चलेंगी और इनको स्किप कर दिया जाएगा। ये देखें, ये कंट्रोल उसके बाद इन स्टेटमेंट्स के बाद में जा रहा है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर ये स्टेटमेंट चलेगी, फिर ये स्टेटमेंट जो वो स्किप कर दी जाएगी। तो ये ट्रू और फॉल्स होने की सूरत में दोनों स्टेटमेंट्स जो है ये यहाँ पर दी गई है। सिंपलेस्ट जो एग्जांपल है वो यहाँ पर, एक तो एग्जांपल वो है जो मैंने आपको पास और फेल की करवाई है, और दूसरी जो एग्जांपल है वो ये कि जो नंबर आपने इनपुट किया वो इवन है या ऑड है। आपको इवन और ऑड नंबर्स का पता है कि जब आप उसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद अगर तो मॉडुलस उसका 0 आ जाता है, यानी रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो इवन नंबर होता है, और अगर वो 0 नहीं आता तो फिर वो ऑड नंबर होता है। तो ये देखें, ये पहले तो यहाँ पर बनाया गया है एक छोटा सा फ्लो चार्ट। स्टार्ट, नंबर आपने इनपुट किया गया, अगर n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है, यस है तो इवन नंबर प्रिंट आउट करना, नो है तो ऑड नंबर प्रिंट आउट करना, और उसके बाद यहाँ से एंड हो जाए। तो ये देखिए हर हाल में वन साइड जो हो ये यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होनी है। ये एरो साइंस बता रहे हैं कि ये यहाँ से इधर नहीं जाना, यहाँ से उसने नीचे आना है, या ये वाली साइड चलेगी या ये वाली साइड चलेगी। तो हमने एक नंबर जो हो यहाँ पर इनपुट करना है, एक वेरिएबल ले लिया n के नाम से, एंटर अ नंबर, और सी में हमने नंबर इनपुट कर दिया। इफ n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, देखें ये इक्वल, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। आपने सिंपल जो इक्वल का ऑपरेटर है वो नहीं यहाँ पर लगाना, वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसमें हम जैसे यहाँ पर लिखते हैं n इक्वल टू 10, तो 10 की जो वैल्यू होती है वो n के अंदर हम असाइन कर रहे होते हैं, हम n के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं वो वैल्यू। तो अब n को 2 पे डिवाइड करके देखा जाएगा कि उसका जवाब 0 के बराबर आता है, तो फिर क्या प्रिंट आउट कर दो, सी आउट में n की वैल्यू प्रिंट आउट करवाई है, और आगे इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं इज इवन, यानी वो जो नंबर हमने एंटर किया वो नंबर, और इज इवन ये वैसे का वैसे ही लिख दिया जाए, एल्स नंबर लिख दिया जाए और आगे लिखा जाए इज ऑड। तो अब अगर तो नंबर जो हो आप यहाँ पर कोई ऐसा एंटर करते हैं, सपोज जैसे इसने 10 एंटर किया है तो 10 अब 2 पे डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 बचता है, तो ये कंडीशन जो हो ट्रू हो गई, इसको उसने स्किप कर देना। देखें आपको आउटपुट में ये आपको लाइन लिखी हुई नज़र नहीं आ रही। जैसे अभी अभी मैंने वो पिछला प्रोग्राम रन किया था तो एक दफ़ा उसने कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज दिया था और उसने फेल वाला मैसेज
स्किप कर दिया था, और अगर मैंने लेस देन जो मार्क्स एंटर किए थे तो फिर जो कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज था उसको स्किप कर दिया गया था, और जो फेल वाला मैसेज था वो हमें डिस्प्ले कर दिया गया था। इसी तरह से इफ एल्स जो है वो इन दोनों में से कोई एक ब्लॉक जो वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर ये ब्लॉक छोड़ दिया जाएगा और एल्स वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई इसकी? यस सर। इससे नेक्स्ट एग्जांपल है लीप ईयर की। लीप ईयर उस ईयर को कहते हैं जो 4 पे डिवाइड हो जाता है। जो 4 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है ना, उसको लीप ईयर का नाम दिया जाता है। अब लाइक जैसे 2000 है, फिर 2004 आया, फिर 8 आया, फिर 12 आया, फिर 16, फिर 20, तो ये सारे के सारे लीप ईयर्स थे। तो हमने ईयर एंटर करना है, इसलिए हमने इंटीजर y का एक वेरिएबल ले लिया। सी आउट में लिखा है एंटर अ ईयर, सी इन में हमने y में वैल्यू इनपुट कर दी। अब देखें पिछले प्रोग्राम ने हमने 2 पे डिवाइड करना था, यहाँ पर हमने 4 पे डिवाइड करना है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि लीप ईयर वो ईयर होता है जो कि 4 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो y मॉडुलस 4, यानी अगर ईयर को 4 पे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 बचे, तो फिर कह दो कि ये जो ईयर है ये लीप ईयर है, अदरवाइज कहा दो कि ये लीप ईयर नहीं। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है, ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसमें ये देख लें कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट द सैलरी एंड ग्रेड। आपने प्रोग्राम के अंदर क्या करना है, सैलरी और ग्रेड जो हो उसका एंटर करना है। इट एड्स 50% बोनस इफ द सैलरी इज ग्रेटर देन 15, इफ द ग्रेड इज ग्रेटर देन 15। 50% सैलरी के अंदर बोनस ऐड किया जाएगा अगर ग्रेड उसका 15 से ग्रेटर है, और 25% बोनस ऐड किया जाएगा अगर ग्रेड जो 15 से लेस है, और फिर उसके बाद टोटल सैलरी डिस्प्ले कर दी जाएगी। तो स्टार्ट किया प्रोग्राम, इनपुट सैलरी और ग्रेड। इफ ग्रेड ग्रेटर देन 15 तो क्या करना है, हमने 50% जो बोनस पहले कैलकुलेट करना है, और अगर ग्रेड जो वो 15 से लेस है तो फिर 25% जो वो बोनस हमने यहां पर कैलकुलेट करना है। तो दोनों बोनस जो वो कैलकुलेट किए, और उसके बाद जो भी बोनस जो वो कैलकुलेट होगा वो सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगा, और फिर वो जो डिस्प्ले कर दी जाएगी। फ्लोट सैलरी और बोनस और इंटीजर ग्रेड जो वो हमने ये 3 वेरिएबल्स लिए हैं। एंटर सैलरी, एंटर ग्रेड। इफ ग्रेड ग्रेटर देन 15 से अगर ग्रेटर देन है तो 50% जो वो हमने बोनस कैलकुलेट करना था, यानी सैलरी ग्रेटर देन 50 डिवाइडेड बाय 100। और एल्स में क्या लिखा है कि जाहिर है अगर ग्रेड 15 से ग्रेटर नहीं है तो फिर 15 से लेस होगा, तो फिर वो एल्स वाले पोर्शन में आ जाएगा। एल्स वाले पोर्शन में सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 100, यानी 25% जो वो कैलकुलेशन की है, और फिर इन दोनों में से जो भी कैलकुलेशन होगी वो बोनस जो वो सैलरी के अंदर ऐड कर दिया गया, और उसके बाद टोटल सैलरी जो वो डिस्प्ले कर दी गई। जी स्टूडेंट्स, इसकी समझ आई इस प्रोग्राम की आपको? यस सर। जी, किसे समझ नहीं आई? अब ये जो प्रोग्राम है उसमें वो बता रहे हैं कि जो सेकंड नंबर है, फर्स्ट नंबर इज द मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर, कि जो पहला नंबर है वो सेकंड नंबर का मल्टीपल है कि नहीं है। मल्टीपल का मतलब ये होता है कि वो उस पर डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। यानी हम अगर इसको सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हुए इसकी मल्टीप्लिकेशन के टेबल के अंदर ये नंबर आता है कि नहीं आता है, इसको कहा जाता है कि फर्स्ट नंबर जो वो सेकंड नंबर का मल्टीपल है।
देखिए दो नंबर्स आपने इनपुट किए ए और बी। इफ ए मॉडुलस बी इज गेट इक्वल टू 0, यानी ए को बी पर तकसीम करके देखा जाए कि उसका जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर आता है कि नहीं आता है। अगर 0 के बराबर आता है तो मैसेज डिस्प्ले कर दो कि फर्स्ट नंबर इज द मल्टीपल ऑफ सेकंड, एल्स में ये मैसेज डिस्प्ले कर दो कि फर्स्ट नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ सेकंड। तो आप सेकंड नंबर, पहले नंबर को सेकंड नंबर पर डिवाइड करके देखा जाएगा। अगर तो डिवाइड का रिजल्ट 0 आता है तो फिर ये मैसेज आएगा, अगर 0 नहीं आता तो फिर ये मैसेज आएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपका आज का काम है। आपको ये जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ पर मिले हैं आपने इनको खुद डिव के अंदर जो वो करके देखना है